नमस्कार दोस्तों, आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के बारे में चर्चा करूंगा, जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निजेबल केसेस के बारे में बात करता है। जनरली हम इस धारा को एफआईआर के नाम से जानते हैं, लेकिन एफआईआर शब्द का प्रयोग इस धारा में प्रयोग नहीं किया गया है। पूरे सीआरपीसी में एफआईआर की जब हम चर्चा करते हैं तो सेक्शन 207 जो है वहां पे वर्ड यूज किया गया है एफआईआर का, और कहता है 207 में मजिस्ट्रेट फर्निश करेगा जब द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट टू द एक्यूज्ड which is recorded under the section 154 of the CRPC। CRPC की धारा 154 में जो रिकॉर्ड किया गया है एफआईआर की कॉपी है, उसे फर्निश करेगा मजिस्ट्रेट एक्यूज को देता है, और जहां पे धारा 207 के अंतर्गत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की बात की गई है। धारा 154 जो है वो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल केसेस के बारे में बात करता है। कॉग्निजेबल केसेस, यहां पे एफआईआर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि सीआरपीसी जो है दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविधान के कॉन्करेंट लिस्ट में यदि 7th शेड्यूल की बात करें तो 7th शेड्यूल के लिस्ट 3 के कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें, और कॉन्करेंट लिस्ट के एंट्री जो है वो 2 में दिया गया है। सीआरपीसी याद रखिएगा, आप लोग कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कहां पे है? कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी है आपकी? ये आपकी लिस्ट 3 है। शेड्यूल कौन सा है? शेड्यूल आपका 7th है। तो 7th शेड्यूल के लिस्ट 3 यानी कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री कौन सी है आपकी? 2 है, जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बात करती है, क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बात करी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे बताऊं कि यहां जब आप 7th शेड्यूल की बात करेंगे तो 7th शेड्यूल में लिस्ट 2 की बात करें, लिस्ट 2 जो है वो स्टेट लिस्ट की बात करता है, और स्टेट लिस्ट की एंट्री 2 जो है ये पुलिस के बारे में बात करती है। पुलिस इंक्लूडिंग द रेलवे पुलिस एंड विलेज पुलिस इंक्लूड करता है, यह भी याद रखिएगा। और आप जानते हो कि पुलिस का जो काम है, पुलिस का काम क्या है? प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना और इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट, और किस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा है? वो क्राइम को। यदि कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है, इसका कमीशन हुआ है या क्राइम हुआ है, तो उसे इन्वेस्टिगेट करेगा, या ऐसे क्राइम को डिटेक्ट करेगा, या ऐसे क्राइम को होने से प्रिवेंट करेगा। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द पुलिस। एंड पुलिस का जो दूसरा फंक्शन है टू मेंटेन, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि ये मेंटेन क्या? मेंटेन द सेफ्टी एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, सेफ्टी को मेंटेन करता है, ये प्रिवेंट करता है किसी भी क्राइम को, डिटेक्ट करता है क्राइम्स को, और इन्वेस्टिगेट करता है किसी क्राइम को। तो इसलिए ये एंट्री आप याद रखिएगा। कभी कभी आपसे ये प्रीलिम्स एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा, और जो लोग एपीओ का एग्जाम देंगे वहां पे भी ये आपसे पुलिस के बारे में, वहां पे पुलिस एक्ट है तो पुलिस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, इन्वेस्टिगेशन का काम जो है वो कौन करेगा, ये हम जानते हैं। मैं जब आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग बता रहा था, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में 3 स्टेप मेनली होता है आपका। पहला जो स्टेप है, मैं एफआईआर पे ही हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसी पॉइंट्स पे पहुंच रहा हूं आपको, मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं। पहला जो स्टेप होता है वो आपका इन्वेस्टिगेशन है। दूसरा जो स्टेप है आपका वो इंक्वायरी का है। तीसरा जो स्टेप है आपका वो ट्रायल का है। ये
3 स्टेप मेनली है आपके। इन्वेस्टिगेशन को आप जानते हो कि इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन किया गया है 2H में सीआरपीसी के। सीआरपीसी 1973 में सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया। इंक्वायरी को 2G में डिफाइन किया गया है और ट्रायल की कोई डेफिनेशन नहीं है, नो डेफिनेशन, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। यहां पे देखिए इन्वेस्टिगेशन को जब आप देखते हो 2H जो डिफाइन करता है वो इन्वेस्टिगेशन को क्या कहता है। इन्वेस्टिगेशन की जो डेफिनेशन दी गई है वो कहता है कि विच इज कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर or any other officer who is authorized by the magistrate, and for the what is the purpose of this investigation? इस investigation का purpose क्या होता है? To collect and gather the information or evidences. एविडेंस को कलेक्ट करना होता है, एविडेंस को कलेक्ट करना होता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, इसी पर्पज के लिए किसके द्वारा किया जा रहा है? Any proceeding which is conducted by the police officer or any other officer who is authorized by the मैजिस्ट्रेट। तो ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा जिन लोगों को ऑथराइज कर दिया है या ऐसा पुलिस ऑफिसर जिन्हें ऑथराइज किया गया है, किस पर्पज के लिए किया जा रहा है? फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड गैदरिंग द इंफॉर्मेशंस आर द एविडेंसेस। एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए यह काम किया जा रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन जो इनिशिएट किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? पुलिस ऑफिसर के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया कि पुलिस का एक फंक्शन है, जो मुख्य काम है वो क्या है आपका? इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम है। इन्वेस्टिगेशन को जो इनिशिएट किया जाना है वो किसके द्वारा इनिशिएट हो रहा है आपका? आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कैसी हो सकती है आपके? इंफॉर्मेशन जो है वो दो तरीके से हो सकती है, या दो ऑफेंसेस के बारे में हो सकती है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस, किसके बारे में हो सकता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में हो सकता है। और दूसरा क्या है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में हो सकता है। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में हो सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस अगेन जो आपके सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है, कहां पे? 2C में डिफाइन किया गया है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को 2L सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। यदि इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में है तो इसको धारा 154 के द्वारा डील किया जाएगा। यदि ऐसी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में तो ये धारा 155, ये 154 यही आपकी क्या कहलाती है? FIR। क्या है? FIR। और ये क्या कहलाती है आपकी? NCR, इन नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है आपकी? यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा आपका? FIR हो जाएगी, यदि पुलिस ऑफिसर को दी जा रही है। तो अब 154 के कुछ एसेंशियल्स है, उनको आप देखिए। अच्छा, FIR जनरली है क्या? तो 154 के यदि एसेंशियल्स पर जाएंगे आप तो पहला एसेंशियल कहता है कि FIR ऑलवेज रिलेटेड टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस। किससे रिलेटेड होना चाहिए? कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होना चाहिए। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है ये आप देखिए, ये कहां बताया गया है आपका? सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है। कहां पे डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है। यहां पे दो वर्ड यूज हुआ है, कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एंड कॉग्निजेबल केसेस मींस। दोनों बात बताई गई कि संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामले, संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामले से अभिप्रेत है। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? अब जरा इन्हें समझने के लिए आप आइए जरा सीआरपीसी। सीआरपीसी में आपको पता है पूरी सीआरपीसी में जो है कितने, सीआरपीसी में आपके कितने सेक्शंस हैं बेटा? 37 चैप्टर्स है, जो है 484 धाराएं हैं और 2 शेड्यूल हैं आपके पास। कितने शेड्यूल हैं? 2 शेड्यूल हैं। तो शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2, ये जो है आपका शेड्यूल 1 एंड 2, देखिए 1 एंड 2। शेड्यूल 1 जो है इसके भी 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं, 1 एंड 2, 2 पार्ट हैं। और पार्ट 1 के कितने कॉलम है? 6 कॉलम है। कितने कॉलम है? 6 कॉलम है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए हैं आपके? 6 कॉलम है। तो यहां पे आईपीसी के अंतर्गत यदि कोई ऑफेंस किया गया है तो उसके लिए पनिशमेंट बताया गया है, उसके नेचर के बारे में बात नहीं की गई है।
कौन सा ऑफेंस होगा उसके नेचर को नहीं बताया गया, वो बेलेबल होगा कि नॉन बेलेबल होगा, कॉग्निजेबल होगा कि नॉन कॉग्निजेबल होगा, ये कहीं नहीं लिखा गया। यदि आपको इसके नेचर को पता करना है तो आपको आना होगा सीआरपीसी के शेड्यूल में। सीआरपीसी का कौन सा शेड्यूल, इधर आइए, सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल का कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, और फिर किस कॉलम में आप जाओगे, फोर्थ कॉलम में जाओगे, तो वहां पे बताया गया है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। पहले में सेक्शन बताया गया है, दूसरे में ऑफेंस बताया गया है, तीसरे में पनिशमेंट बताया गया है, चौथे में उसके नेचर को बता दिया गया है कि वो कॉग्निजेबल होगा कि नॉन कॉग्निजेबल होगा, पांचवें में उसको बताया गया कि वो बेलेबल होगा कि नॉन बेलेबल होगा, और छठवें में जो है वो बताया गया है कि किस कोर्ट के द्वारा वो ट्रायबल होगा। मुझे यदि देखना हो कि मर्डर जो है यानी हत्या यानी 302 ये कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, तो मैं कहां जाऊंगा, सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट में फोर्थ कॉलम में किस सेक्शन के सामने, 302 के सामने जाकर के देख लूंगा, और वहां पे लिखा हुआ है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस। कैसा ऑफेंस है आपका, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसी तरीके से यदि आपको चोरी को देखना है तो चोरी के लिए भी यहां जाओगे आप कहां पे, फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट के में, और किस कॉलम में, फोर्थ कॉलम में जाकर के 379 सेक्शन के सामने जाकर के आप इस बात को फाइंड आउट कर लोगे, और वहां पे लिखा हुआ है ये क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो आईपीसी के अंतर्गत कोई डाउट नहीं है, जो भी ऑफेंस के नेचर को देखना होगा आप सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट के फोर्थ कॉलम में जाकर के आप देख लोगे कि ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, राइट। दूसरा, यदि कोई लॉज है, अदर क्रिमिनल लॉ है, तो यहां पे दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो लॉ है ये क्रिमिनल लॉ है, और उस लॉ में ये बता दिया गया है कि उस ऑफेंस का नेचर क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसे डील किया जाएगा। यानी मान लो कि यक्स ऑफेंस के बारे में इस लॉ में बता दिया गया है कि ये कॉग्निजेबल होगा, तो हम उसे कॉग्निजेबल डील करेंगे। यदि इसने कह दिया है कि ये नॉन कॉग्निजेबल होगा, तो उसे हम नॉन कॉग्निजेबल डील करेंगे। और वाई ऑफेंस है, वो कह रहा है कि ये कॉग्निजेबल है, तो हम इसे कॉग्निजेबल, और कह दिया कि नॉन कॉग्निजेबल है तो नॉन कॉग्निजेबल डील करेंगे। लेकिन यदि यहां पे सिर्फ पनिशमेंट बताया गया है, यहां पे भी नेचर को नहीं बताया गया है, पनिशमेंट तो बता दिया गया लेकिन नेचर को नहीं बताया गया है, तो इसे हम कहां से डील करेंगे, तो फिर आपको मैं सीआरपीसी में ले आऊंगा। सीआरपीसी के किस पार्ट में आओगे, सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के अब सेकंड पार्ट में चलना है। किस पार्ट में चलना है, सेकंड पार्ट में तीन बातें बताई गई हैं। कितनी बातें हैं आपकी, तो यदि पनिशमेंट 0 से लेकर के 3 तक है, फिर 3 से लेकर के 7 तक है, और फिर 7 से लेकर के कैपिटल पनिशमेंट तक है, तो 0 से लेकर के यदि 3 तक है, सामान्यतया ये सामान्य प्रिंसिपल है, 0 से 3 तक है तो वो क्या होगा आपका, नॉन कॉग्निजेबल होगा, क्या हो जाएगा, और 3 से ऊपर का है तो वो क्या माना जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। तो उसी तरीके से हम इस बात को डिसाइड कर लेंगे। तो अब मेरे ख्याल से आपको कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस समझ में आया होगा। 2C कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन कर रहा है। 2C में कहता है कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर होता है कि बिना वारंट के वो अरेस्ट कर सकता है और मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है और अरेस्ट नहीं कर सकता है। 2C एंड 2L कैसे डिसाइड करोगे, मैं एक एग्जांपल और दे दूं, ये वाला जो आपको ना समझ में आया हो। मान लीजिए कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, कौन सा है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत मान लीजिए कह रहा है कि एक पब्लिक सर्वेंट जो ब्राइब लेता है और ब्राइब ले रहा है, उसके लिए जो पनिशमेंट है वो कितना है, 5 ईयर। कितना है पनिशमेंट, 5 ईयर। ये सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूं आपको, 5 साल का पनिशमेंट। अब जरा देखिए यहां पे इसके नेचर को नहीं बताया गया है कि कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा। कहां जाओगे आप, सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के सेकेंड पार्ट के उस प्रिंसिपल से डील करोगे, और वहां पे कहां आ रहा है ये, 3 से लेकर के 7 के बीच में, ये क्या हो जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। दूसरी चीज, यदि आप डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट देखोगे तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 जो है वो कहता है सेक्शन 3 के अंतर्गत डिमांड ऑफ द डाउरी, सेक्शन 4 के अंतर्गत कहता है कि गिविंग एंड टेकिंग ऑफ द डाउरी इज ऑफेंस, बोलो। और फिर कहता है सेक्शन 8 के अंतर्गत कि 3 और 4 में यदि जब ऑफेंस कमिट किया गया है तो क्या हो जाएगा, कॉग्निजेबल होगा। क्या होगा वो, तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, यदि कोई व्यक्ति डाउरी की डिमांड कर रहा है तो कौन सा ऑफेंस माना जाएगा, क्योंकि उसी एक्ट में बता दिया गया कि वो कॉग्निजेबल होगा, बोलो बेटा। जबकि यहां पे डाउरी, यहां पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये बात नहीं बताई गई थी, तो हम उसको कहां से डील कर लिए, वहां पे। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। आईपीसी के अंतर्गत है तो सीआरपीसी में जाना है, यदि स्पेसिफिक लॉ है, स्पेसिफिक लॉ में है तो स्पेसिफिक लॉ के अकॉर्डिंग डील करना है। स्पेसिफिक लॉ में यदि नहीं बताया गया है तो फिर सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के सेकंड पार्ट के प्रिंसिपल से उसे डील करना है, राइट।
समझ में आ गई बात? अच्छा, सेक्शन 2C क्या डिफाइन कर रहा है ये मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 2C ऑफ द सीआरपीसी क्या डिफाइन कर रहा है बेटा? सेक्शन 2C कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से अभिप्रेत है और कॉग्निजेबल मामले संज्ञेय मामले से अभिप्रेत है। क्या अभिप्रेत है? क्या अभिप्रेत है? जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है। और असंज्ञेय मामले क्या है और असंज्ञेय अपराध क्या है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता है। ये बातें क्लियर हो गई आपको? अब जरा देखिए, तो यहां पे सूचना जो होनी चाहिए वो किसके बारे में होनी चाहिए? कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अब यहां पे एक शब्द आ गया, उसको भी समझ लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है कॉग्निजेबल केसेस। जब आप 154 का मार्जिनल हेड पढ़ते हो तो कॉग्निजेबल केसेस लिखा हुआ है, और जब परिभाषा पढ़ते हो उसके अंदर जाते हो तो वहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा हुआ है। लिखा हुआ है तो यहां पे आप समझिए कि कॉग्निजेबल केसेस का मतलब मोर देन वन ऑफेंस, मोर देन वन ऑफेंस। क्लियर हुआ? और कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब सिंगल ऑफेंस। क्लियर हो गई बातें? अब जरा देखिए, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, ये दो चीजें आप देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस है प्लस कॉग्निजेबल ऑफेंस है प्लस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ये क्या बन जाएगा? आपका कॉग्निजेबल केस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? और सिर्फ एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो ये क्या है? सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बात समझ पाया? यदि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और फिर क्या है आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो ये भी क्या माना जाएगा? कॉग्निजेबल केस माना जाएगा। यहां पे समझ में आ गई होगी बात आपको? अब जरा देखो, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एक है, यदि ये दो हो गया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस प्लस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये क्या हो जाएगा आपका? नॉन कॉग्निजेबल केसेस हो जाएंगे, राइट? लेकिन यदि नॉन कॉग्निजेबल केस में एक भी कॉग्निजेबल यदि आ गई तो वो मामला क्या बन जाएगा आपका? कॉग्निजेबल केस का मामला बन जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ पाए? ये एक से अधिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल केसेस क्लियर हुई आपकी? चलिए, तो पहली चीज जो मैं आपको बता रहा था, और जो एफआईआर के बारे में पहली चीज किसके बारे में होना चाहिए? आपका कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में होना चाहिए, ठीक है ना? तो अब जरा देखिए, जब 154 पढ़ते हो तो कहता है कि जब किसी भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को क्या मिल रही है? ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है फॉर द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। किसको मिला हुआ है यहां पे? ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को किसको मिला है बेटा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब ये मैं आपको बताया था, ये कहां पे डिफाइन किया गया है? 2O में डिफाइन किया गया है। बोलो, सीआरपीसी के 2O में डिफाइन किया गया है। क्या? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, यदि ये प्रेजेंट नहीं है तो इससे इससे जो आपके नेक्स्ट रैंक का होगा वो आपका ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन माना जाएगा, या जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए डायरेक्ट कर दिया गया वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होगा। तो पहली चीज मैं आपको 154 में जो बता रहा हूं, पहली चीज वो क्या होना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेटेड टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरी चीज, ऐसी इंफॉर्मेशन किसको दिया जाना चाहिए? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। किसको दिया जाना चाहिए? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को दी जानी चाहिए। बोलो बेटा, और वहां पे वर्ड जो यूज हुआ है, एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। बोलो। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी हो सकती है आपकी? ये ओरली भी हो सकती है, और कैसी हो सकती है आपकी? ओरली और इन राइटिंग भी हो सकती है, ठीक है? ये कैसे दिया जा सकता है सूचना? ये मौखिक तौर पे दी जा सकती है, और कैसे दी जा सकती है? रिटर्न में दिया जा सकता है। अब जरा देखिए कि यदि ये इंफॉर्मेशन ओरली दी गई है तो इसे क्या किया जाएगा? सेल रिड्यूस इन राइटिंग। क्या किया जाएगा? सेल रिड्यूस इन राइटिंग। इसे लिखा जाएगा रिड्यूस इन राइटिंग। और कौन लिखेगा? बाई हिम, उसके द्वारा, आर हिज डायरेक्शन, ठीक है? उसके डायरेक्शन में किसी के द्वारा लिखी जाएगी। यदि ये मौखिक है तो क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा, या उसके द्वारा लिखा जाएगा, या उसके निर्देश पर इसे लिखा जाएगा, और वह राइटिंग में है। तो अगला पॉइंट क्या है आपका? चौथी बात कहता है कि ये क्या होना चाहिए? साइंड होगा। बोलो बेटा, जब इसे लिखा गया है, इसे लिखा गया है या लिखवाया गया है या लिख करके लाई गई है तो उसे पढ़ करके सुनाया जाएगा, और शैल बी साइंड। ये क्या किया जाएगा? तो उसका सिग्नेचर लिया जाएगा, सिग्नेचर लिया जाएगा, शैल बी साइंड। ये सिग्नेचर लेंगे आप, ठीक है? उस इंफॉर्मेंट की सिग्नेचर आपके द्वारा ली जाएगी। ये बात समझ पाए आप?
पहला पॉइंट क्या बताया, कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड होना चाहिए, किसको दिया जाना चाहिए, एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को दिया जाएगा। और कैसे हो सकती है, ओरली भी हो सकती है, इन राइटिंग में भी हो सकती है, और यदि ओरली है तो उसे रिड्यूस इन राइटिंग किया जाएगा। रिड्यूस इन राइटिंग वो करेगा या वो लिखवाएगा। अब जो इंफॉर्मेशन आई है उसे पढ़ करके सुनाया जाएगा और उस पर उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। अगेन नेक्स्ट पॉइंट है कि अब ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के सब्सटेंस को, इसको जिस्ट एंड सब्सटेंस, इसके जिस्ट को या इसके सब्सटेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन को क्या कर देगा, वो उस इंटर करेगा। कहां इंटर करेगा, वो जनरल डायरी में करेगा या स्टेशन हाउस डायरी जिसे कहा जाता है, ठीक है। और ये जनरल डायरी कहां पे होती है, पुलिस स्टेशन में, जिसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। तो ये जो सूचना आपके जनरल डायरी में इंटर कर दी गई है, दिस इज नोन एज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसी को क्या कहा जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। बात समझ पाए आप? अच्छा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये है टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। यहां पे क्या करना है, इसका पहला ऑब्जेक्ट है कि क्रिमिनल लॉ को क्या करें, मोशन में लेके आना है। आप ये जानते हो कि सब्सटेंटिव लॉ और क्रिमिनल लॉ इन अ सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं। कैसे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशंस में। सिम्बायोसिस का मतलब बेनिफिशियल टू ईच अदर। और यहां पे सब्सटेंटिव लॉ को इफेक्टिवली इन्फोर्स करना है तो आपका प्रोसीजरल लॉ क्या होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। यदि आपका प्रोसीजरल लॉ इफेक्टिव नहीं होगा तो सब्सटेंटिव लॉ क्या हो जाएगा, फ्रूटलेस हो जाएगा, वर्थलेस हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो जैसे ही कोई ऑफेंस कमिट कर दिया गया है, ऑफेंस कमिट करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन किसको दी जा रही है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को दी जा रही है। तो वो क्या करेगा, इसे लॉन्च करेगा। लॉन्च के पीछे करने के पीछे ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि इससे क्या हो रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस इनिशिएट कर जाता है, ठीक है। लॉ जो है वो मोशन में आ जाता है टू ब्रिंग द एक्यूज बिफोर द लॉ। लॉ के सामने एक्यूज को लाने के पीछे इसका पर्पज है और इसलिए एफआईआर को लॉन्च करना क्या है, आवश्यक है। बोलो बेटा, यदि, अब जरा देखिए यहां पे यदि कोई एफआईआर, अब इसके बारे में देखिए, जो 2013 के अमेंडमेंट के द्वारा इसमें जोड़ा गया 2013 में, ये इनिशियली नहीं था आपके यहाँ। वहां पे ये बताया गया कि यदि वुमेन से रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट किया गया है, किससे रिलेटेड ऑफेंस कमिट किया गया, वुमेन से रिलेटेड यदि कोई ऑफेंस कमिट किया गया, वुमेन से रिलेटेड का मतलब 376 का कोई ऑफेंस है, 354 का ऑफेंस है, ठीक है, 509 का कोई ऑफेंस है, तो ऐसा जो एफआईआर लॉन्च किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा या लेडी ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, वुमेन पुलिस ऑफिसर, ठीक है, लॉन्च करेगी ऐसी एफआईआर को, ठीक है। अच्छा, यदि यहां पे जो इंफॉर्मेंट है या जो विक्टिम है वो फिजिकली या मेंटली इनकैपेबल है, क्या है, फिजिकली और मेंटली यदि इनकैपेबल है, तो वहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल एजुकेटर, क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल एजुकेटर और इंटरप्रेटर की प्रेजेंस में क्या किया जाएगा, ऐसे एफआईआर को लॉन्च किया जाएगा और उसे वीडियोग्राफ्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, वीडियोग्राफ्ट किया जाएगा। और यहां पे जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, इमीडिएटली उसे 164 के अंतर्गत 164 क्लास 5 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कहां लेके जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा। किसके पास लेके जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास लेकर के जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ पाए? चलिए अब जरा देखिए इसका 154 का क्लास 2 जो है, कौन है बेटा, 154 का क्लास 2 जो है वो कहता है कि ऐसी एफआईआर की कॉपी जो है वो किसको दे दी जाएगी, रिकमेंड कर दी जाएगी। किसको रिकमेंड कर दी जाएगी, किसको रिकमेंड की जाएगी, ऐसी एफआईआर की फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर दी जाएगी। किसको दे दी जाएगी, इंफॉर्मेंट को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, इंफॉर्मेंट को दे दिया जाएगा। और कैसे दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ रहे हैं आप? और इसकी एक रिपोर्ट किसको भेज दी जाती है, कंसर्न मजिस्ट्रेट को भी भेज दी जाती है, जैसे ऑकरेंस रिपोर्ट बोला जाता है। क्या कहा जाता है, ऑकरेंस रिपोर्ट का पर्पज क्या होता है, ऑकरेंस रिपोर्ट का पर्पज क्या होता है कि ऐसी स्थिति में अब एफआईआर में कोई मैनिपुलेशन ना किया जाए। मेरी बात आप लोग समझ पाए, नहीं समझ पाए आप, क्लियर हुआ? चलिए, तो अब मान लीजिए कि एफआईआर जो आपने किया उसका रिफ्यूजल हो गया है, ऐसी एफआईआर को क्या कर दिया जा रहा है, रिफ्यूज कर दिया जा रहा है, ठीक है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है वो एफआईआर को लॉन्च नहीं कर रहा है। बोलो बेटा, तो 154 का क्लॉज 3 जो है ये एक रेमेडी आपको प्रोवाइड करा रही है। क्या प्रोवाइड करा रहा है, रेमेडी आपको प्रोवाइड कराता है। क्या कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप लॉन्च करने गए हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है,
और उसे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के द्वारा उसे लॉज नहीं किया गया है, रिफ्यूज किया गया है, डिनाई किया गया है, तो ऐसे में आप कंसर्न पुलिस, कहां पे, कंसर्न सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस के पास, एसपी के पास क्या कर सकते हो, बाय पोस्ट, किसके द्वारा बेटा, बाय पोस्ट उसे क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। मेरी बात आप लोग समझ पाए। अब यहां पे ये जो पुलिस ऑफिसर है ये सुपीरियर ऑफिसर है और ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है किसी दूसरे को या उसी को डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि जहां पे ऐसे सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस महोदय ने भी इस पर क्या नहीं किया, कंसीडर नहीं किया है ऐसे मामले को, तो ऐसी स्थिति में अगेन जो आपके पास रेमेडी है वो 156(3) के अंतर्गत आप कंप्लेन कर सकते हो। किसके सामने कर सकते हो, मजिस्ट्रेट के सामने कर सकते हो। बोलो बेटा, यदि मजिस्ट्रेट ने क्या किया हुआ है, ऐसी कंप्लेन को रिजेक्ट कर दिया है, ऐसी कंप्लेन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है, तो 397 के अंतर्गत ऐसे रिजेक्शन के ऑर्डर के खिलाफ क्या कर सकते हो, रिवीजन फाइल कर सकते हो। क्या कर सकते हैं आप, रिवीजन फाइल कर सकते हैं। बोलो बेटा 397 में। और अगेन अब आप जानते हो कि जो सबसे बड़ा अस्त्र है, जो ब्रह्मास्त्र है आपका, वो आर्टिकल कौन सा है, 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में क्या कर सकते हो, पिटीशन फाइल कर सकते हो। क्या बेटा, पिटीशन फाइल कर सकते हो। किसके लिए, मैंडेमस इशू करने के लिए, फरमादेश जारी करने के लिए। और यहां पे ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो ऐसे पब्लिक सर्वेंट को जिन्होंने आपकी एफआईआर को लॉन्च नहीं करा है उनके लिए मैंडेमस इशू करेंगे और यहां पे आपकी एफआईआर लॉन्च किया जाएगा। मैंने आपको जो रेमेडी बताई, पहली चीज कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन नहीं किया तो कहां जाओगे, एसपी के पास। कहां पे, 154(3) में। बोलो बेटा, यदि ये भी नहीं कंसीडर किए तो कहां जाओगे, मजिस्ट्रेट के पास। कहां पे, 156(3) के अंतर्गत जाओगे। ये भी नहीं किए तो इनके ऑर्डर के खिलाफ कहां जा सकते हो, रिवीजन में जा सकते हो। रिवीजन में जाओगे, रिवीजन में कहां पे, 397 में जाओगे। और यहां पे नहीं है तो कहां जाओगे, 226, आर्टिकल कौन सा है, 226 में हाई कोर्ट के लिए जाएंगे आप रिट्स इशू करवाने के लिए, ठीक है ना। यहां पे आप फाइल कर सकते हैं क्योंकि हाई कोर्ट 226 आप देखते हो वहां पे लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स दोनों का क्या होता है, वायलेशन पर रिट्स इशू कराई जा सकती है। दीज आर द रेमेडीज, ठीक है। यद्यपि आपको यह पता है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी कौन सी है, ललिता कुमारी, बोलो बेटा, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये गाइडलाइन इशू किया गया है। पहली जो गाइडलाइन इशू किया गया वो बताया गया है कि यदि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है डिस्क्लोज, जो कि डिस्क्लोज करती है आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन को, तो ऐसी स्थिति में इट इज मैंडेटरी फॉर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू लॉन्च और रजिस्टर द एफआईआर। यहां पे इन्हें क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा एफआईआर को। ये इनके लिए क्या है, मैंडेटरी है, ठीक है। इसे डिनाई नहीं कर सकते, ये डिसओबे नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज द डायरेक्शंस गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब ऐसी स्थिति में यदि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जिससे डिस्क्लोज नहीं हो पाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, तो कहते हैं कि वो उसके लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है पुलिस ऑफिसर। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इस बात के लिए नहीं कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सिर्फ इसलिए होगा टू इंश्योर whether this information disclose the cognizable offense or not। ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रही है कॉग्निजेबल ऑफेंस को या नहीं, सिर्फ इस बात के लिए क्या कर सकता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। फिर कहता है कि यदि ऐसा पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी को अवॉइड करता है, क्या करता है, ड्यूटी को अवॉइड करता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ क्या लेना चाहिए, एक्शन, ठीक है। यानी जो भी अथॉरिटीज है मस्ट टेक द एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु डिड नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी, ठीक है, जो कि अपनी ड्यूटी को क्या किया हुआ है, अवॉइड किया हुआ है। और आपको यह पता है कि 166A के अंतर्गत आईपीसी की धारा कहां पे, 66A के अंतर्गत क्या किया जाएगा, इन्हें पनिश किया जाएगा। इन्होंने क्या किया है, डिसओबे द लीगल ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस गिवन बाय द अथॉरिटी। तो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन जो है उसको इन्होंने क्या किया हुआ है, डिनाई किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें क्या करना होगा, ठीक है, पनिशमेंट देना होगा अथॉरिटी को। तो ललिता कुमारी के केस में 3 चीजें जो महत्वपूर्ण है आपको जानना है। पहली चीज तो रजिस्टर करना एफआईआर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, मैंडेटरी है। दूसरी चीज क्या है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की जरूरत तब है जब वो प्राइमा फेसी इंश्योर नहीं हो पाता है कि इस पे डिस्क्लोज नहीं हो पा रही है, पता नहीं चल पा रहा है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं।
तो इस बात को इंश्योर करने के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आप कर लीजिए, इन्वेस्टिगेशन आप कर लो, ठीक है। और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इसलिए नहीं कि वो घटना घटित हुई है नहीं, उसकी वेरोसिटी क्या है, उसकी ट्रूथनेस क्या है, नो नॉट एट ऑल। आपको सिर्फ ये देखना है कि उससे क्या हो रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज कि आप अपनी ड्यूटी को अवॉइड करते हैं तो उसके खिलाफ क्या लेना है, एक्शन लेना है और उसे पनिश किया जाना है। तो ये कहां बताया गया है, ललिता कुमारी की केस में बता दिया गया। इसी तरीके से स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल की केस में मैंने आपको बताया, कौन सा, स्टेट ऑफ हरियाणा, कौन सा है बेटा, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, कौन सा, भजन लाल, भजन कर रहे हैं भाई साहब, ये भजन लाल की केस में बता दिया। तो रजिस्टर द एफआईआर, टू रजिस्टर एफआईआर इज मैंडेटरी, क्या करना है, एफआईआर, to register the FIR is a mandatory if the information related to cognizable offense, यदि इंफॉर्मेशन किसके लिए है, cognizable offense के लिए है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, मैंडेटरी होगा। You cannot avoid, you cannot deny to register the FIR। तो ये पर्पज है आपका किसका, FIR के बारे में, ठीक है। मैंने आपको 154(1) बताया, बोलो बेटा, एक मिनट में देखो, 154(1) और दूसरा बोलो, और तीसरा यहां पे क्या बताया, चार बातें बताई। पहली चीज की किसको करोगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस से होना चाहिए, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को होना चाहिए। तीसरी बात मैंने आपको बताया, ओरल भी हो सकता है, इन राइटिंग भी हो सकता है, और जो है उस पर उसका सिग्नेचर लिया जाएगा, बोलो बेटा, सिग्नेचर लिया जाएगा, और फिर क्या किया जाएगा, उसके सब्सटेंस को एंटर किया जाएगा, कहां पे, जनरल डायरी में किया जाएगा, जो स्टेशन हाउस डायरी के नाम से जाना जाता है, बोलो, या जनरल डायरी के नाम से जाना जाता है, जो कि पुलिस ऑफिसर और पुलिस स्टेशन में होता है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट इस बात को प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज कि ऐसी जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और तीसरी चीज जो है कि यदि एफआईआर को लॉन्च करने से मना किया हुआ है तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस को आप क्या करोगे, पहुंचाओगे, ठीक है, ऐसी सूचना आप दोगे। तो ऐसा पुलिस ऑफिसर इस बात को क्या करेगा, वो डायरेक्ट करेगा, या खुद करवाएगा, या किसी को और डायरेक्ट करेगा, या आप ही को डायरेक्ट कर देंगे। बात समझ पाए आप लोग बेटा। अब जरा देखिए, एफआईआर जो है क्या उसे इंसाइक्लोपीडिया होनी चाहिए, नो, आंसर इज नो। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब एक होल इंफॉर्मेशन आपकी उस ऑफेंस के बारे में हो तभी आप लॉन्च कर पाओगे, आंसर इज नो, ठीक है। इट इज अ मेयर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी है तो भी उसे आपको क्या करना होगा, लॉन्च करना होगा। मैं सारे तथ्यों को, सारी चीजों को ला करके मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो देयर इज नो नीड ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, रिलेटिंग टू द एफआईआर, नो, ऐसा नहीं होगा। तो आप ये बताइए कि इंसाइक्लोपीडिया होना जरूरी नहीं है, आंसर इज इंसाइक्लोपीडिया होना जरूरी नहीं है, आंसर इज यस, नहीं होना जरूरी है, आंसर इज यस। और दूसरी चीज कि ऐसी एफआईआर क्या टेलीफोन के थ्रू यदि कोई किया गया है एफआईआर, बोलो बेटा, टेलीफोन के द्वारा यदि कोई बात की जा रही है, कन्वर्सेशन किया जा रहा है, तो क्या वो एफआईआर कंसीडर हो सकती है। तो इसमें दो वर्जन है, ये आप समझ लीजिए। यदि उसके नेम और एड्रेस को आप इंश्योर कर पाते हो, क्या कर पाते हो, नेम और एड्रेस को यदि आप इंश्योर कर पा रहे हो, यानी उसकी आइडेंटिटी को आप डिस्क्लोज कर पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में इसे क्या कंसीडर किया जा सकता है, एफआईआर कंसीडर किया जा सकता है। यदि ये आप नहीं इंश्योर कर पा रहे हो तो उसे एफआईआर नहीं माना जाएगा। इट इज अ मेयर इंफॉर्मेशन, नॉट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही क्यों कहा जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का पर्पस क्या है, मैंने आपसे बताया कि इट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई आपको। तो नेम और एड्रेस को इंश्योर कर लोगे तो ठीक है। इसी तरीके से यदि आपका तीसरा क्वेश्चन प्रीलिम्स में जो पूछा जाए कि क्या क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, या एनोनिमस इंफॉर्मेशन है, तो क्या उसे एफआईआर कंसीडर किया जाएगा, आंसर इज नो, उसे एफआईआर नहीं माना जा सकता है। बात समझ पाए आप। चलिए, तो ये एफआईआर के बारे में। कभी कभी आप कुछ और टर्म्स को सुनते हैं जो एफआईआर के बारे में बात करता है। तो एफआईआर और भी कुछ है आपके, जिन्हें सामान्यतः एक तो फॉल्स एफआईआर होती है, क्या होती है, जैसे फॉल्स एफआईआर के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है आपका, वो क्या है आपका, जीरो एफआईआर। चलो, जीरो एफआईआर हो गया। कभी कभी आपने देखा होगा क्रॉस एफआईआर के नाम से सुना होगा कि एफआईआर क्या है आपके, क्रॉस एफआईआर। कुछ एफआईआर जो है उन्हें आप मल्टीपल एफआईआर कहते हैं, क्या है आपके, मल्टीपल एफआईआर, ठीक है ना। तो एफआईआर के बारे में ये क्या है, फॉल्स है। फॉल्स का मतलब यदि आप किसी को डिफेम करने के लिए आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर दिया है इंटेंशनली, मैलिशियस इंटेंशंस के द्वारा आपने ऐसी एफआईआर लॉन्च किया हुआ है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। या ऐसा पुलिस ऑफिसर ये जानते हुए कि वो बात और इंफॉर्मेशन सही नहीं है, इंटेंशनली आपके खिलाफ एफआईआर किया हुआ है, दैट इज नोन एज द फॉल्स एफआईआर। अब आप देखिए, जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है, जीरो एफआईआर का क्या मतलब होता है। जीरो एफआईआर के लिए
मैं आपसे बताया कि ऑफेंस यदि कमिट हुआ है आपका किसी दूसरे जुरिस्डिक्शन में, तो एफआईआर कहीं भी लॉन्च किया जा सकता है, किसी दूसरे जुरिस्डिक्शन में भी किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि ये इलाहाबाद में या प्रयागराज में ऑफेंस कमिट हुआ है, तो ये बात आप कहां रख सकते हो, वाराणसी में भी एफआईआर कर सकते हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जुरिस्डिक्शनल बार नहीं है, टू लॉन्च द एफआईआर इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, कि जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है, इवेंट्स हुआ है, जो हैपनिंग हुई है, वहीं पे एफआईआर लॉन्च करे, आवश्यक नहीं है। तो ऐसा कोई भी एफआईआर जब जिस जगह पे घटित हुआ है उसके किसी दूसरे जुरिस्डिक्शन वाले थाने पे जाकर के लॉन्च किया गया है, तो उसे क्या कहा जाता है, जीरो एफआईआर। तो जीरो एफआईआर लॉन्च करने के बाद से उसे कंसर्न पुलिस स्टेशन के पास भेज दिया जाता है और उस मामले पर क्या करता है, वो कार्यवाही को इनिशिएट करते हैं, ठीक है। इसका पर्पज ये होता है कि ऐसे मामलों में इंस्टेंट कार्यवाहियां की जाए, शुरू की जाए। मेरी बात आप लोग समझ पाए। क्रॉस एफआईआर का मतलब क्या होता है, क्रॉस एफआईआर का मतलब जब पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ क्या कर देती हैं, एफआईआर करती हैं, यानी कोई घटना हुई है, कोई मारपीट हुई है, ए बी के ऊपर और बी जो है ए के ऊपर, ये क्या हो गया, क्रॉस एफआईआर हो गया। तो कभी कभी इस तरीके से एफआईआर माना जाता है। मल्टीपल एफआईआर जो है ये जनरली जो है मना कर दिया गया है, मल्टीपल एफआईआर पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। किस केस में बता दिया गया है, सुरेंद्र कौशिक के केस में वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में बता दिया मल्टीपल एफआईआर नहीं होना चाहिए। मल्टीपल एफआईआर का मतलब क्या है, किसी सेम पर्सन के द्वारा बोलो मोर देन वन एफआईआर लॉन्च किया जा रहा है, एक ही इवेंट्स को, एक ही कॉज ऑफ एक्शन को लेकर के एक से अधिक जब एफआईआर लॉन्च किया जाए, एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाए, तो उसे मल्टीपल एफआईआर की जाती है। और ऐसी स्थिति में इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, अफेक्ट होता है, यहां पे एम्बिगिटी क्रिएट होती है, इस बात को इनिशिएट किया जाए। तो आप समझ लीजिए कि इस बात की पॉसिबिलिटी कम है जो मल्टीपल है, लेकिन इनके नाम आते हैं, इनको आपको जानना है। जनरली पहली इंफॉर्मेशन होती है और उसी पर कार्यवाही होती है, ये आप समझ लीजिए। बोलो बेटा। तो ये आपके कुछ इंफॉर्मेशन के तरीके हैं जो आपको मिले हुए हैं, इनके डिफरेंट नामों से जाना जाता है, ये आप समझ लीजिए। अब आगे जो है एफआईआर का इफेक्ट क्या है यार, ये बताओ। क्या एफआईआर जो है, एफआईआर जो आपकी है, क्या डिले का कोई इफेक्ट होता है? तो आप ये समझिए कि जो भी ऑफेंसेस कमिट किए गए हैं वो ऑफेंसेस क्या होने चाहिए, वो ऑफेंसेस इमीडिएटली उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। यदि उसमें डिले किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में एविडेंसेस का डिस्ट्रॉय होने का, विटनेसेस के समाप्त होने की, उनके मेमोरी का जो है क्या हो जाता है, कम हो जाती है। भाई जो घटना आपके 2 दिन पहले विविड होगी वो 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जो एविडेंसेस आपको तुरंत मिल जाएंगे वो एविडेंसेस आपको 10 महीने बाद नहीं मिल सकते। तो जनरल रूल ये है कि इमीडिएटली आपको क्या करना चाहिए, विदाउट एनी फैब्रिकेशंस आपको एफआईआर एट वंस और एज सून एज पॉसिबल लॉन्च कर देना चाहिए। बट देयर आर सम सर्टेन एक्सेप्शंस, ठीक है, ऑल्सो देयर, कि जहां पे डिले होना भी उसे क्या नहीं करता है, फैटल नहीं करता है, उसे घातक नहीं बनाता है और उसकी एविडेंसरी वैल्यू को कम नहीं करता। ऐसी बहुत सारी सर्कमस्टांसेस जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट प्रोनाउंसमेंट के द्वारा इन्हें क्या किया है, इजाद किया है। पहली चीज जो है आपकी कि ऐसा कोई ऑफेंस जो है जो आपके सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड है, कहां जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है वहां डिले हो जाना क्या है, लाजमी है, पॉसिबल है। और ऐसी स्थिति में ये उसके डिग्निटी के, उसके कैरेक्टर्स को, उसके सोसाइटल स्टेटस को लेकर के क्वेश्चन होता है। तो यहां पे टू बी और नॉट टू बी, ठीक है, क्या करें क्या ना करें, इसी सोच में वो रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में डिले होना क्या है, पॉसिबल है, डिले हो सकता है। तो ऐसे मामलों में यदि डिले हुआ है तो उसे डिले कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरी चीज है कि जो आपके ऑफेंसेस हैं, कि जो विक्टिम है वो आपका क्या हो चुका है, फिजिकली या मेंटली शॉक्ड हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में डिले हो सकता है। वेदर इस तरीके का है कि जो प्रभावित है कि आप कुछ दिन तक थाने पे नहीं पहुंच पाए। अब आप प्लेन एरिया में रहते हैं, ये आप समझ लीजिए। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि यदि आप सिक्किम में रह रहे हो, हिमाचल में रहते हो या उत्तराखंड में रहते हो और एक लैंडस्लाइड हो गई है और ऐसी स्थिति में रास्ता ही पूरा का पूरा जो है 1 महीने तक क्या हो गया है, आपका 1 महीने तक आपका बैंड हो गया, तो अब 1 महीने तो नहीं पहुंच पाओगे ना आप थाने। तो ऐसी स्थिति में लाजमी है कि नहीं, डिले हो जाना है एफआईआर। तो ऐसी स्थिति में यदि वेदर इस तरीके का है, जो कन्वीनियंस है वो आपके जो है डिफिकल्ट है, या ऐसे सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, तो वहां पे डिले जो है वो फैटल नहीं होगा। जनरल रूल क्या है, इमीडिएटली हो जाना चाहिए। और एक्सेप्शनल कंडीशंस, ये सारी कंडीशंस है जहां पे इन्हें कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, और ये उसके लिए फैटल नहीं होगा। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या एफआईआर जो है उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, व्हाट वुड बी द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ द एफआईआर। तो एफआईआर जो है सबसे पहले ये जान लो कि इज नॉट अ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस। ये क्या नहीं होता है, सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है, और इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता।
अब जरा देखिए एफआईआर लॉन्च कौन कर सकता है, ये भी समझ लो जरा। एफआईआर कौन लॉन्च कर सकता है? तो एफआईआर जो है वो जो लॉन्च कर रहा है वो इंफॉर्मेंट हो सकता है ना, इंफॉर्मेंट है। इंफॉर्मेंट कोई भी थर्ड पर्सन भी हो सकता है, और ये कौन है आपका थर्ड पर्सन भी हो सकता है, और कौन हो सकता है आपका विक्टिम भी हो सकता है। बोलो बेटा, ये जो एफआईआर है एक्यूज्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है एफआईआर को। बोलो, तो अब जरा देखिए कि थर्ड पर्सन जो जुड़ा हुआ है या कोई विक्टिम है, ठीक है ना, उसने, और विक्टिम कौन है ये आप समझ गए। 2008 में सीआरपीसी में इसे अमेंड करके लाया गया, तो कह रहा है हु हैज सफर्ड द लॉस, जिनको लॉस हुआ है या क्या हुआ है, जिसको इंजरी कॉज हुई है वो कौन है आपका, विक्टिम है। इसके जो गार्जियन है वो कौन है, विक्टिम है। इसके जो लीगल एयर है वो कौन है, विक्टिम है। तो विक्टिम को जो डिफाइन किया है, तो विक्टिम क्या कर सकता है, एफआईआर लॉन्च कर सकता है। यदि मान लीजिए डॉटर के साथ ऑफेंस हुआ है, फादर इज अ गार्जियन और ये भी विक्टिम होगा, उसकी मदर भी विक्टिम होगी। और यदि पेरेंट्स के साथ कोई ऑफेंस हुआ है तो उसके जो बच्चे हैं वो क्या है, उसके विक्टिम्स हैं। अच्छा, एक्यूज भी कभी कभी क्या करता है, एफआईआर को लॉन्च करता है। मान लीजिए कि मैंने अपराध किया और अपराध करने के बाद सीधे थाने पे गया और हमने एफआईआर लॉन्च किया कि साहब हमने क्या किया हुआ है, ऑफेंस को कमिट किया हुआ है और मेरे खिलाफ आप एफआईआर लॉन्च करिए। तो अब यहां पे देखिए एफआईआर कौन लॉन्च कर सकता है, इंफॉर्मेंट इंक्लूडिंग द विक्टिम, और दूसरा कौन सा है आपका, एक्यूज। मैं इसी हेड से पढ़ूंगा इसकी एविडेंस वैल्यू के बारे में, ठीक है ना। कहां कहां पे इनके द्वारा यदि एफआईआर लॉन्च किया गया है तो उसको एविडेंस में कहां रेलेवेंट बनाएंगे, और इनके द्वारा यदि एफआईआर किया गया है तो उसको एविडेंस में कहां पे रेलेवेंट माना जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए, जब इंफॉर्मेंट के द्वारा, किसके द्वारा, इंफॉर्मेंट के द्वारा जो इंफॉर्म किया हुआ है उसके द्वारा यदि एफआईआर को लॉन्च किया जा रहा है, एफआईआर को लॉन्च किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। पहली चीज देखा जाए कहां पे होगा, तो ये भाई साहब जो है इन्होंने सूचना दी है कहां पे, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन पे गए हैं, यहां पुलिस स्टेशन गए और यहां पे कौन मिला हुआ है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। इसको इन्होंने क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट कैसे दिया हुआ है, या तो ओरली दिया होगा या तो कैसे दिया होगा, इन राइटिंग दिया होगा। तो यहां पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट इसका क्या हो गया है, प्रीवियस स्टेटमेंट हो गया है। क्या हो गया है बेटा, प्रीवियस स्टेटमेंट हो गया है, यस और नो। अच्छा, अब जरा देखिए, ये भाई साहब जो है इन्हीं को इस मामले पर यदि ट्रायल स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट हो गया है, ट्रायल स्टार्ट हो गया है, तो पुलिस ऑफिसर इन्हें क्या बनाता है, प्रोसिक्यूशन विटनेस बना देता है। क्या बना देता है, प्रोसिक्यूशन इन्हें विटनेस बनाता है, लेकर के आता है कि भाई आइए न्यायालय में भी साक्ष्य दीजिए। तो जब ये न्यायालय में पहुंचते हैं, बोलो बेटा ये कौन है, कोर्ट है, तो कोर्ट में क्या हो रहा है, ट्रायल हो रहा है। ट्रायल जो चल रहा है उसमें एज अ विटनेस ये अपीयर हुए हैं। तो यहां पे भी ये ओथ पर क्या दे रहे हैं, साक्ष्य देते हैं, जो भी कहूंगा सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, शपथ लेकर के बात कर रहे हैं। तो यहां पे इन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखा है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट है, और यही आपकी एफआईआर है। बोलो बेटा ये क्या है, आपकी एफआईआर। अब ये विटनेस बने हैं और यही कहां पे आए हैं, साक्ष्य देने के लिए आए हैं। तो यहां पे जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, ये सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट हो जाएगा, पश्चातवर्ती कथन हो जाएगा। तो अब जरा देखिए यहां पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, एफआईआर जो लिखवाया है वो आपका प्रीवियस स्टेटमेंट हो गया। जब ट्रायल में आप अपीयर हुए हो तो वहां पे जो स्टेटमेंट दे रहे हो वो क्या है आपका, सब्सिक्वेंट विटनेस, वो सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट हो गया। बोलो, तो ये दोनों बातें समान भी हो सकती हैं। बोलो, तो आप यहां पे यदि कोई बात बोल रहे हो तो आपके इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट का मतलब एफआईआर को इससे कोरोबोरेट कराया जा सकता है कि साहब ये बात जो है वो सही है। बोलो यार, किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 157 के अंतर्गत इस स्टेटमेंट को क्या कराया जा सकता है, कोरोबोरेट कराया जा सकता है। किसके द्वारा कराया जा सकता है, एफआईआर के द्वारा। तो एफआईआर कहां पे रेलेवेंट हो जाएगी, सेक्शन 157 में रेलेवेंट होगी एज अ कोरोबोरेशन। बोलो बेटा, चलिए यहां पे यदि आपने कोई बात बोली है और वो बात आपकी एफआईआर से क्या है, असंगत है, सुसंगत नहीं है, यहां पे आपने कुछ बोला है और यहां पे कुछ और आपने लिखाया था, तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, कंट्राडिक्टरी हो गया। क्या हो गया, कंट्राडिक्टरी हो गया। तो यहां पे जब बोलोगे तो ये वाली बात अब आपको यानी एफआईआर दिखाएंगे कि साहब ये देखिए ये यहां पे गलत बोल रहा है। तो कहां पे 145 के अंतर्गत इस स्टेटमेंट को क्या किया जा सकता है, कंट्राडिक्ट कराया जा सकता है। मेरी बात आप समझ पाए। तो इसका प्रयोग कहां पे, कोरोबोरेशन के तौर पर किया जा सकता है
इसका प्रयोग कहां किया जा सकता है? इसको कंट्राडिक्ट कराने में किया जा सकता है। बात समझ पाए आप? तो इन्फॉर्मेंट के द्वारा यदि सूचना दी गई है तो ऐसी एफआईआर 157 के अंतर्गत रेलिवेंट हो जाएगी, 145 के अंतर्गत रेलिवेंट हो जाएगी। यस आर नो? यस आर नो? क्लियर हुआ? आप जरा देखो, चलते हैं सेक्शन कहां पे? सेक्शन 6 में चलते हैं, रेजिस्टे के अंतर्गत। कहां चलते हैं बेटा? सेक्शन 6 के अंतर्गत ये बात रेलेवेंट हो जाएगी। कहां पे रेलेवेंट हो जाएगी? सेक्शन 6 के अंतर्गत भी ये रेलेवेंट होगी। कैसे रेलेवेंट होगी जरा? इसे पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन कहा जाता है। पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन कहा जाता है। यस और नो? बोलो बेटा। पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन कहा जाता है। पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन कहा जाता है। पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ठीक है,